भूल गए क्या योगी आदित्यनाथ जी उस समय जब आजमगढ़ में घेरे गए थे तो उस समय रमाकांत यादव जी बीजेपी के सांसद थे। उनसे इन्होंने सहारा मांगा था कि हमारी सहायता करिए, नहीं तो हमारी मर्डर हो जाएगा। भूल गए वो समय। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है आज क्यों इस तरीके से यादव पे सीएम अत्याचार हो रहा है, योगी अत्याचार क्यों हो रहा है जानते हैं? सदन में जो रोए हुए थे उसका बदला ले रहे हैं। सदन में रोने का बदला यादवों पे योगी अत्याचार। बीजेपी के खिलाफ कोई ब्राह्मण बोलेगा, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी बोल के देख लीजिए, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, आप जेल चले जाएंगे। जिस प्रकार से आपने ब्राह्मणों को बता दिया कि वो पीड़ित हैं, आपने दलित सबको बता दिया, और जब समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो यही चीज़ें रहती हैं कि फिर यादवों का तांडव चलता है, अभी ठाकुरों का तांडव चलता रहा है, बीच की बिरादरियों का और जनता के विकास का ये सब मुद्दा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश को अब खो रहा है? जहाँ विकास चाहिए, जहाँ रोजगार चाहिए, जहाँ शिक्षा चाहिए, जहाँ एक खुशहाल उत्तर प्रदेश चाहिए, वहाँ ऐसे बीज बोए जा रहे हैं। दोनों जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, विपक्षी पार्टियाँ हैं, आपस में ऐसे बीज बो दे रहे हैं कि आजकल के युवा जो छोटे छोटे हैं वो भी जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जाति इतना ज़्यादा हावी है, धर्म इतना ज़्यादा हावी है, कहाँ देख रहे हैं? आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं लेने देने वाले रमाकांत यादव इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में फिर से आ गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक तकरीबन 24 करोड़ की जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, उसको कुर्क कर दिया है। और समाजवादी पार्टी इसको लेकर लगातार हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी यादव विशेष को टारगेट कर रही है। इसी बीच आज मैं उपस्थित हूँ समाजवादी पार्टी के एमएलसी के प्रत्याशी रहे और अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रखने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर मनोज यादव। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक चीज़ ये है कि लगातार आपके सजातीय चाहे बिरादरी के लोग हों, ये लगातार आरोप लगाते हैं कि यादवों पर हमला किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो क्या उस पर नकेल कसने के लिए और लोगों में ये भय दिखाने के लिए कि अपराधी हर किसी के बराबर होते हैं, इसको लेकर के क्या ये सही फैसला नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है विनय जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम तो कहते हैं कि हर अपराधियों के ऊपर नकेल होना चाहिए, जो अपराधी है उनके ऊपर सरकारी शिकंजा होना चाहिए। परंतु हम सवाल ये भी पूछना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ सीएम साहब से, क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ यादव, ब्राह्मण, दलित समाज, अल्पसंख्यक के ही लोग उनको अपराधी दिख रहे हैं? इनके समाज के लोग पूरे 75 ज़िले में देखिए, उनके सजाती के लोग हैं जिनके ऊपर 100 मुकदमे लगे हुए हैं, हत्या का आरोप है। मतलब पता नहीं कितने जो है जघन्य अपराधों का भी उनके ऊपर मुकदमा है। क्या उनके ऊपर ये शिकंजा नहीं कसा जा सकता है? सिर्फ यादव नाम है इसके वजह से? भूल गए क्या योगी आदित्यनाथ जी उस समय जब आजमगढ़ में घेरे गए थे तो उस समय रमाकांत यादव जी बीजेपी के सांसद थे। उनसे इन्होंने सहारा मांगा था कि हमारी सहायता करिए, नहीं तो हमारी मर्डर हो जाएगा। भूल गए वो समय? उनके सीनियर लीडर थे उस समय भाजपा में ये रमाकांत यादव जी। 4 बार का जो सांसद रहा, 1 बार के इसमें वो विधायक रहे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव से मिलने गए थे उस समय, कहें कि आपसे मिलने आए थे वो, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाऊंगा। उन्होंने एग्री किया और उसी समय माननीय रमाकांत यादव जी ने कहा कि मैं आजमगढ़ के 10 के 10 सीटों आपको जीत के दिखा दूंगा और वहाँ से दूंगा, आपके झोली में दूंगा अखिलेश यादव को। क्या उस बात की मिर्चा लगा हुआ है इनको? किसी को भी जो व्यक्ति वहाँ पे सामंतवाद को ख़त्म किया, जो जिसकी चलती थी वहाँ का आतंकवाद ख़त्म किया, वह व्यक्ति आज जो है माफिया हो गया। किस आधार पे माफिया कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, सवाल एक ये भी है कि अखिलेश यादव जी जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और भी अपराधी रहे हैं। जब इनके ऊपर अपराध हुआ तो ये थाने में बाकायदा जाके इनसे मिलते हैं। बाकी और जैसे आपने कहा कि ठाकुर बिरादरी के लोग अपराधी हैं, उन पर नकेल नहीं कस रहा है, तो और भी लोग हैं, आखिर विशेष वर्ग में जाकर थाने में मिलना, ये भी तो एक सवाल खड़ा करता है ना? देखिए, कुछ भी हो, शुभचिंतक होते हैं भाई, वो विधायक भी थे हमारे पार्टी के, और कहीं न कहीं से कुछ न कुछ इस तरीके की बातें थीं कि जो बातें फ़ोन पे नहीं कहा जा सकता था और बातें किसी तरीके से नहीं पहुंचाया जा सकता था, स्वयं उस बात को समझने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थाने पे गए। थाने पे जाने मिलने का कोई एक ही प्रश्न नहीं होता, वहाँ कई सवाल होते हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था है, क्या ऐसी बातें हैं कि जो मिलने के लिए उन्होंने संदेश भेजा।
और संदेश जब भेजा तो एक पार्टी के मुखिया होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़र्ज होता है कि एक विधायक के रहते यदि अगर हमारे पार्टी के विधायक हैं, कोई बात है, कुछ समस्या है, तो उनकी बात सुनने वहाँ उनसे मिलने जाएं, तो उसमें बुराई क्या है। इस बात को हम कहते हैं कि इस तरीके से न लिया जाए। आज देखिएगा जब यहीं पे जेल में ही रख के आप पीड़ा पहुँचाएँगे, दवा समय से नहीं देंगे, बीमार आदमी को खाना सही से नहीं देंगे, तो प्रश्न तो उठेगा। तो उस बात को अगर कोई बात मैसेज देना होगा तो बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के बहुत चर्चित और अपने में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं कि अगर उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। आपकी बात जायज़ है। जो ये संपत्तियां कुर्क की गई हैं, क्या ये सच में अवैध हैं या फिर वैध संपत्तियों को भी कुर्क किया गया? क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि क्या अवैध कमाई से 24 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेना और अभी तक सरकार चुप थी? देखिए, सवाल कई खड़े होते हैं, चूँकि आप पार्टी के नेता भी हैं, लगातार आप अखिलेश यादव जी से भी मिलते रहते हैं, तो इस पर यह सवाल उठता है क्या ये सच में वैध संपत्तियां हैं या फिर सच में प्रशासनिक कार्यवाही पार्टी विशेष के लिए की जा रही है? देखिए विनय जी, जब ये भाजपा में थे ये संपत्ति तभी की है और तब अवैध नहीं था। आज भी उनके बेटे रविकांत जो है इसी भाजपा में हैं, भाजपा से निकले नहीं हैं। उनकी भी ज़मीनें भी देख दिया गया क्योंकि उनके पिताजी हैं, उन्हीं के साथ साथ ये भी ज़मीन लपेटी गई इनकी। क्या वो अवैध है? आज योगी जी का जिस तरीके से जातीय कार्रवाई हो रही है ये दिखाता है कि ये उत्तर प्रदेश में जो है ये सरकार जो है ये जनता की नहीं है, ये जाति की सरकार है। जाति को ही देख कर ये टारगेट किया जा रहा है। अगर आखिरकार जाति का अगर देख कर टारगेट नहीं हुआ होता, क्योंकि ये मसला था, मगर कुछ और मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें। इसी पूर्वांचल में विधान परिषद का चुनाव हुआ था, एमएलसी का चुनाव हुआ था, हम भी उस चुनाव में प्रत्याशी रहें। आप यहीं से देख लीजिए, मिर्ज़ापुर है, बनारस है, गाजीपुर से मिला के मऊ से लेके आजमगढ़ है और जौनपुर है और यहाँ प्रतापगढ़ है। इसमें देखिएगा इन्हीं के सजाति के लोग ही एमएलसी हुए हैं और जबरन जो है उन्हें जिताया गया। यही रविकांत जी भाजपा से घोषित प्रत्याशी थे एमएलसी के, मगर निर्दलीय लड़ने वाले उनके सजाति के जो थे उन्हें जिता लिया जाता है, इनको हरा दिया जाता है क्योंकि यही यादव थे। हम कहते हैं कि मैं भी यहीं से चुनाव लड़ रहा था, मुझे जो है जिला अधिकारी के द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर आप पैसा बांट रहे हो, क्योंकि वो भी पिछड़े समाज से थे, हम भी पिछड़े समाज थे, हो सकता है कि जिला अधिकारी जी को इस बात की पीड़ा हो कि पैसा खर्चा करें और फिर इसके बाद ये जीत न पाएँ। हमको उन्होंने कहा कि पैसा बांट रहे हो तो मत बांटिए। हमने कहा सर हम पैसा तो बांट नहीं रहे, मेरे पास पैसा तो है नहीं, मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहें कि देखिए अगर आप जीतते भी रहेंगे तब पर भी हम आपको प्रमाण पत्र नहीं देंगे क्योंकि ऊपर से मुझे आदेश है। तो इस तरीके से हथियाया गया है। विधान परिषद में जो भी बनाए गए हैं उनके ही आधा दर्जन से ज़्यादा, मतलब 18 लोग जिनकी जाति प्रतिशत जो है 2.3 है सिर्फ, और उनमें जो है 50% जो है 36 में से 18 लोग केवल जो है ठाकुर समाज, राजपूत समाज के जो है एमएलसी बन के आए हैं। कैसे? बहुत बड़ी बात, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपको एसडीएम ने कॉल करके ये कहा कि प्रमाण पत्र नहीं। जी बिल्कुल, ये फ़ोन करके नहीं, बुला के मैं गया था, वहाँ पे मैं गया था और यहाँ तक कि प्रेशर डाला गया था कि 24 तारीख को नामांकन वापसी थी, हर तरीके से प्रेशर डाल के वो वापसी करने के लिए भी कहा गया। हमने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, पथरीली ज़मीन को भी चीर के जो है अनाज उगाना जानता हूँ। ये मर सकता है मगर कभी झुकेगा नहीं। आप कुछ भी कर दीजिए, जितना टांडो करना है कर दीजिए। लास्ट में मैं अकेले भी पड़ गया था मगर मैं चलता रहा, मैं कभी रुका नहीं, क्योंकि ज़िला हमारा बहुत बड़ा है, एक कोने पे निकलोगे दूसरे कोने पे नहीं पहुंच पाओगे। इस तरीके की स्थिति थी। मगर वो तो ये बात हो गई क्योंकि इनकी जो जाति मानसिकता मैं उसको पेश कर रहा था आपके सामने, ये अलग हो गया। मगर फिर आते हैं हम रमाकांत जी पे। हम कहते हैं कि आप करिए ना कार्रवाई, हम आपको मना नहीं करते हैं, मगर आपके जो सजाति के लोग हैं, जो मर्डरिस्ट लोग हैं, जो आज भी ज़मीनें हथिया रहे हैं, गरीब जो किसान है, व्यापारी है, उनके दुकानों को हड़प लिया जा रहा है, जिनकी हत्या कर दी जा रही है और मुकदमा करके छोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सवाल ये भी उठता है। यहीं इनके सजाति के लोग इलाहाबाद में एक मजदूर को जिंदा जला देते हैं गेहूँ न काटने के नाते। वो उसने मना कर दिया कि दोपहर का समय है साहब, इस समय हम बीमार हो जाएंगे, नहीं काटेंगे, मगर उसी बोझ में उसको जिंदा जला दिए। क्या हुआ?
सिर्फ मुकदमा हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या बुलडोज़र चला उन पे? नहीं। उनकी ज़मीन कुर्की की गई? नहीं। क्योंकि रमाकांत यादव जी यादव हैं, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, उनके नाम की प्रॉपर्टी है, तो भाई आप उस पर क्यों सिलमोहर लगाएंगे? आप कौन होते हैं? क्या आप शासन सत्ता में रहकर सरकारी गुंडई करेंगे? सरकार में रहकर गुंडागिरी करेंगे आप? ये पूर्ण रूप से दर्शा रहा है कि जाति, किस तरीके से जाति सरकार चल रही है, ये पूरा दिख रहा है। आपने सजातीय बहुत बार शब्द यूज़ किया, लेकिन किसी ऐसे अपराधी का नाम नहीं लिया या किसी बिरादरी का नाम नहीं लिया। कोई ऐसा हो जो आपको लगता हो, आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, आप जौनपुर की बात कर रहे हैं, कि जहाँ सच में कार्रवाई होनी चाहिए? विनय जी, किसी से छुपा नहीं है किसी का नाम। यहीं आप गोरखपुर में देख लीजिए, जब हरिशंकर तिवारी की हाथा की बात आती है, क्योंकि हरिशंकर जी उनसे हमेशा खिलाफ में रहे हैं, आज उनके ऊपर मुकदमे हो गए, घर से अरेस्ट कराया जाता है, ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, हाथा गिराने के चक्कर में हो जाते हैं, ज़मीन हड़पा लेते हैं। मगर हम ये समझते हैं कि जो ब्राह्मण भी उनके खिलाफ है, उसके साथ भी कार्रवाई होती है। जो उनके खिलाफ गया, जो भाजपा का गुणगान नहीं कर रहा, जो ब्राह्मण, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, उसकी ज़मीन हड़पी ली जाती है, उसके ऊपर मुकदमा लग के उसको जेल भेजा जाता है, कहीं न कहीं फर्जी मुकदमे लगा के इनकाउंटर किया जाता है। इस तरीके से हर समाज को होता है कि आप बताइए ना, तो क्या इनके सजाती के लोगों के साथ इस तरीके से मुकदमा लगा के क्या बुलडोज़र चलता है? या फिर इसके बाद यही जौनपुर की कई ऐसे घटनाएं मैं आपको बता दूंगा। ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बिंद और निषाद समाज के थे, उन लोगों ने पैसा मांगा, धमकी दिया, रंगदारी मांगी, नहीं दिया, गाड़ी बैक करके आगे करके उसको कुचल दिया, गाड़ी से मार दिया, गोली मार दिया दौड़ा के। आगे का क्या प्लान है समाजवादी पार्टी का? चूँकि मैंने सुना है बहुत जगह ये सुगबुगाहट है कि सड़कों पर आएंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्या इरादा है? देखिए, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार हो रहा है कि जो वो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे होगा। मगर हम ये भी आपके लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, लोगों के बीच में कहना चाहेंगे, जो इस भारत के हैं, जो इस प्रदेश के हैं, जो इनसे प्रेम रखते हैं, अगर किसी की निजी संपत्ति हो, किसी का निजी व्यापार हो, अगर उस पर अगर कोई सरकारी कानूनी कार्रवाई की जाती है तो ये कहीं कहीं से गलत है। अगर करना है तो सबके साथ वही करिए। जब अगर आप कह रहे हैं कि माफिया है, अपराधी हैं, गुंडे हैं, तो हम कह रहे हैं जो गुंडे और अपराधी हैं पहले उनके ऊपर टांडो करिए ना। देखते हैं सीएम साहब किस तरीके से करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। अगर करना चाहते हैं तो इनके भी समाज के सजाती के लोग हैं, इतने 100 मुकदमे हैं उनके ऊपर, हत्या का तक मुकदमा है, यहाँ तक जो है। मगर उनका क्या कुर्की करेंगे? उनकी ज़मीन हथिया लेंगे? क्या उनके साथ कार्रवाई करेंगे? उन्हें जेल में डालेंगे? नहीं, सिर्फ मुकदमा लिख के खुला छोड़ दिया जाता है, जाइए और भी आप हड़पिए और फिर इसके बाद गुंडई चरम पे चलाइए अपना। ये जो इशारा है आपका, ये धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह, राजा भैया, ऐसे लोगों के ऊपर तो है। अब हम तो जो आप कह रहे हैं ये सब जान रहे हैं, हम अपने मुंह से कह दें तो ये तो मेरे इशारे से भी लोगों को समझ में आ जाता होगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है ज़बरदस्ती पार्टी में भी नहीं रहे। बनारस से भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल प्रत्याशी थे, क्या वो जीत पाए? वो पटेल समाज के थे, वो जीते? कौन जीता वहाँ पे? कौन जीता? वो निर्दलीय लड़े थे, निर्दलीय जीत गए। प्रतापगढ़ से राजा भैया जी निर्दलीय बनाए, क्या वो जीत सकते थे? नहीं जीत सकते। क्या शासन सत्ता उनके ऊपर नहीं चलता था? नहीं, शासन सत्ता उनके साथ खड़ी थी। आपके पार्टी के लगभग जितने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आप गायत्री प्रसाद प्रजापति को देख लीजिए, वो जेल में हैं, आजम खान को देख लीजिए, अब मुख्तार अंसारी को तो आपने देखा ही, अब गुलशन यादव जो कि कुंडा से, उनके ऊपर भी तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या जो पुराना समाजवादी पार्टी का तमगा था वो सब आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे? हम तो कहते हैं कि आप अपना भी देख लीजिए, आप भी समाजवादी पार्टी के समय पे तो रहे हैं, मगर मुकदमा जब वापसी लिए हैं आप कब लिए हैं? जब आप सीएम बने हैं तब लिए हैं। तो आप भी समाजवादी के समय पे आपका मुकदमा था, कैसा मुकदमा था बताइए? आपको आप ही बताएं सीएम साहब। अगर आज आप सत्ता में आए हैं, जाति धर्म देख के आप मुकदमा लगा के उनको जेल भेज रहे हैं, उनकी ज़मीन की कुर्की करवा रहे हैं, मैं तो कह तो रहा हूँ आपसे ना कि आप भी समाजवादी सरकार में ही आपके ऊपर मुकदमे सब लगे हुए थे। क्या आपकी ज़मीन कुर्की की गई थी? नहीं की गई थी, आपने अपना मुकदमा वापस किया। तो आप बताइए, फिर इसके बाद आप सत्ता में आते हैं तो फिर इसके बाद जाति कार्रवाई करते हैं? तब उस समय आपको नहीं समझ में आया? जितने मुकदमेधारी हैं तब समाजवादी सरकार में रहे हुए हैं, और आज वो अच्छे बन गए हैं और सरकार के सत्ता में सब चल रहे हैं। हमें तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है आज क्यों इस तरीके से यादव पे सीएम अत्याचार हो रहा है, योगी अत्याचार क्यों हो रहा है जानते हैं? सदन में जो रोए हुए थे उसका बदला ले रहे हैं।
सदन में रोने का बदला यादों पे योगी अत्याचार, ये था। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझना है पूरी जनता को, जैसे जिस प्रकार से आपने ब्राह्मणों को बता दिया कि वो पीड़ित हैं, आपने दलित सबको बता दिया, और जब समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो यही चीज़ें रहती हैं कि फिर यादवों का तांडव चलता है, अभी ठाकुरों का तांडव चलता रहा है, बीच की बिरादरियों का और जनता के विकास का ये सब मुद्दा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश को अब खो रहा है? जहाँ विकास चाहिए, जहाँ रोजगार चाहिए, जहाँ शिक्षा चाहिए, जहाँ एक खुशहाल उत्तर प्रदेश चाहिए, वहाँ ऐसे बीज बोए जा रहे हैं। दोनों जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, विपक्षी पार्टियाँ हैं, आपस में ऐसे बीज बो दे रहे हैं कि आजकल के युवा जो छोटे छोटे हैं वो भी जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जाति इतना ज़्यादा हावी है, धर्म इतना ज़्यादा हावी है। कहाँ देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश को? विनय जी, आप भी कुछ उम्र दराज हो गए होंगे, लोगों के बीच में बैठते होंगे, क्योंकि पत्रकार जो पत्रकारिता करता है बहुत जानकारी रखता है। छोटी मोटी बड़ी बात, चाहे उम्र क्यों ना छोटी हो, जानकारी अच्छा रखता है। आप उठा लीजिए 2014 के पहले क्या भाईचारा नहीं था? सब में आपसी तालमेल नहीं था? कहाँ वहाँ उस समय हिंदू मुस्लिम बहुत रहा करता था। आज ये भी जब से बीजेपी आई है और जब से आरएसएस बना है तब से हिंदू और मुस्लिम होने लगा है। 80% आबादी यहाँ हिंदुओं की है हिंदुस्तान में। क्या उनके लिए पेट्रोल डीजल सस्ता है? क्या रसोई घर सस्ता है? क्या इसके बाद साग सब्जियाँ सस्ती हैं? खाने वाली सामग्रियाँ सस्ती हैं? अगर व्यक्ति के हिंदू होने के नाते सस्ती हो तब तो हिंदू इनका सही है, और नहीं तो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए केवल एक कम्युनिटी को घेरना और फिर हिंदू हिंदू करना, तो ये कहीं न कहीं राजनीतिक है। हम इसको एकदम सरे से हटा देते हैं। और रही विकास, तो एकदम नहीं हो पा रहा है। केवल यदि इनका अगर कोई विरोध कर देगा, दलित विरोध करेगा वो गुंडा हो जाएगा, मुसलमान विरोध करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, अगर यादव विरोध करेगा तो माफिया हो जाएगा। ये भाजपा वालों का षड्यंत्र, और फिर इसके बाद इनका आईटी सेल है कि जो पूरा फैला रहा है पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में। देखिए डॉक्टर साहब, जाते जाते एक सवाल और मन में आया है कि विजय मिश्रा जो कि भदोही से विधायक भी रहे हैं कई बार, ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, क्या इतना प्रबलता समाजवादी पार्टी ने, चूँकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी थे, आरोप ये भी लगता है कि शायद वो बीजेपी की ओर नहीं झुके, इस वजह से ऐसा हुआ? क्या ये आवाज़ वहाँ भी बुलंद थी? बिल्कुल थी। मैंने आपको इसी लाइन में कहा था, मगर फिर दोहरा दे रहा हूँ कि जो ब्राह्मण भाजपा में नहीं है, भाजपा के प्रति उनके गलत नीतियों का विरोध करता है, वो जेल में होता है, उसके ऊपर तांडव किया जाता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और आपको प्रमाण दे देते हैं, सबसे बड़ा ब्राह्मण परिवार हरिशंकर तिवारी, गोरखपुर हाथा, दूसरे विजय मिश्रा यहीं भदोही के, उनसे कोई चीज़ छुपा नहीं है। वो समाज के लेकर और दूसरे समाजों की भी मदद करा करते थे, लोगों का सहयोग करते थे, बहन बेटियों की शादी भी कराया करते थे, उनके हर तरीके से मदद करते थे। तीसरा, नए में अभी देखे होंगे बनारस वाले मिश्रा जी, इनके खिलाफ इन्होंने पूछा, जब यहीं कुंभ का मेला लगा हुआ था, महाकुंभ था, उन्होंने केवल एक ही शब्द बोला था, हिंदू बन के गया था गंगा नहाने, मुसलमान बना के दफना दिया गंगा के किनारे। क्या किया उनके साथ? कार्रवाई पे कार्रवाई, कार्रवाई पे कार्रवाई। यही रामभद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों का शब्द नीच जैसा शब्द उन्होंने बोला, उसका भी उन्होंने खंडन किया, तब पर भी उनको जेल हो गया था। और जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई ब्राह्मण बोलेगा, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी बोल के देख लीजिए, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, भले पत्रकार हैं। तो ये बीजेपी में है, मानसिकता है, उनके खिलाफ बोलने वाला चाहे ब्राह्मण हो और चाहे ठाकुर क्यों ना हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सुल्तानपुर के मोनू सोनू वो भी सवाल किए, तो देखिए किस तरीके से पुलिस धक्का मुक्की करता है। अगर वो माफिया होते हैं तो क्या वो पुलिस धक्का मुक्की कर पाता? कोई बोलता नहीं। भाजपा के खिलाफ जो भी होगा, जो समाज सोशलिस्ट व्यक्ति होगा, जो समाजवादी सोच का होगा, उसको चाहे किसी भी समाज से हो, क्यों ब्राह्मण क्यों ना हो, ठाकुर क्यों ना हो, तो उनको जेल जाना है, उनके ऊपर मुकदमा लगना है, उनकी ज़मीन कुड़की होनी है, उनके ऊपर बुलडोज़र चलना है। अब बुलडोज़र जैसे इनकी जो है पूरी नीति हो गई है, इनकी सरकार हो गई है, और 2014 से लेकर 2021 से लेकर 2024 में 90%
पीडीए के ऊपर ये बुलडोजर इनका चला है। इनकी सरकार नहीं चल रही, विकास का कोई मार्ग नहीं है, जितना काम है विनाश का है। बना हुआ घर गिरा देना, फिर इसके बाद कोई बच्ची भी हो तो वो छपरे में क्यों ना रहती हो, वो अगर अपने छपरे के अंदर से स्कूल का बुक पेन लेके निकलती भी है तब पर भी इनको दया नहीं आती, फिर भी उनका बुलडोजर चलता ही चलता है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारा वक्त दिया और अपनी बातों को रखा, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूज़रों का मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी पद के प्रत्याशी रह चुके डॉक्टर मनोज यादव ने बाकायदा अपनी बातों को रखा और ये भी कहा कि सरकार के खिलाफ अगर आप प्रश्न पूछते हैं, आप सिर्फ किसी जाति विशेष को छोड़कर, जो मुख्यमंत्री हैं उनके सजाती लोगों को छोड़कर अगर आप सवाल करते हैं तो आप पर मुकदमे लिखे जाएंगे। अगर आप हमारा ये यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके बीच लगातार तमाम ऐसी खबरों को लेकर आता रहूँगा। आपका अपना विनय वादिया, नमस्कार।